मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीता जैन शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद से, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एमकॉम सेकेंड सेम वालों के लिए है, जिसमें मेरा टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिट 5 का एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब ये है अग्रिम कर का भुगतान। तो ये आपका जो सिलेबस का यूनिट 5 का टॉपिक है, ये मेरा पार्ट 1 है। ये मैंने आज ही ये लेक्चर स्टार्ट किया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि अग्रिम कर क्या होता है। तो अग्रिम कर का मतलब ये होता है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, अग्रिम कर मतलब कि एडवांस में क्या करना है, भुगतान करना है। अब ये जो भुगतान किया जाता है एडवांस में, वो कैसे किया जाता है। तो जो व्यक्ति जो है अपनी आय कमाता है, कौन सी आय कमाता है, चालू आय, मतलब चालू वर्ष में जो चल वर्ष है, जो गत वर्ष है, उसमें जो अपनी आय कमाता है उसका भुगतान उसको उसी टाइम क्या करना पड़ता है, कर के रूप में करना पड़ता है। तो वो जैसे जैसे आय कमाते जाता है वैसे वैसे उस पर क्या करना पड़ता है, उसको कर का भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अग्रिम कर। अब देखिए जो गवर्नमेंट है उनको जो है किसकी आवश्यकता होती है, अपने आय की आवश्यकता होती है। तो उनको वो जो बजट बनाती है, तो उसके लिए उनको जो जिस आय की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अग्रिम में क्या करना पड़ता है, पैसा वसूल करना पड़ता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो 4 माध्यम से क्या करती है, आय के रूप में जो है, कर के रूप में जो है आय वसूल करती है। तो उनका जो 4 माध्यम है उसमें देखिए, एक तो होता है टीडीएस, दूसरा होता है टीसीएस, और तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट, और चौथा होता है एडवांस टैक्स। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। टीसीएस मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब आय के संग्रह पर कर की कटौती। सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है स्वयं का निर्धारण, और चौथा जो होता है एडवांस टैक्स, जिसको बोलते हैं अग्रिम कर। ये अग्रिम कर क्या होता है, इसे ही हमें क्या करना है, जानना है। ये अपना यूनिट 5 का है। तो अग्रिम कर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पेशगी कर। अग्रिम कर को क्या बोलते हैं, पेशगी कर भी कहा जाता है, पेशगी कर। तो ये जो अग्रिम कर होता है, इसको जो है जैसे कमाओ वैसे चुकाओ, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। ये जो अग्रिम कर होता है उसको देखिए, गवर्नमेंट को जब इनकम की जरूरत रहती है तो वो क्या करती है कि भैया आप तो अपनी आय कमा रहे हो, ठीक है, साथ साथ हमको क्या करते जाओ, आप कर के रूप में भी पेमेंट करते जाओ। क्योंकि अगर आपने आय कमाई और हमें कर नहीं चुकाया तो हमारा तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए सरकार जो होती है वो मतलब कहना चाहिए होशियार होती है कि आप जैसे जैसे आय कमा रहे हो भैया, हमको तो आप कर के रूप में क्या करते जाओ, देते जाओ। क्योंकि अगर आप आय कमा रहे हो और हमको कर नहीं दोगे तो ब्याज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप आय जैसे ही कमाए हमें कर के रूप में दे दो। इस तरीके से वो कर जो है वो उस आय पर कर जो है मांगती जाती है। अब देखिए ये जो जैसे कमाओ वैसे चुकाओ है, इसमें परिभाषा के रूप में अपन बोले कि जैसे जैसे आय करदाता जो है कमाते जा रहा है वैसे वैसे उसको कर देते जा रहे हैं। अब ये जो कर जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, चालू वर्ष की आय पर। ध्यान देंगे, चालू वर्ष की आय पर क्या दिया जाता है, कर दिया जाता है। चालू वर्ष की आय पर कर दिया जाता है। अब देखिए जो है इसको समझने के लिए, अग्रिम कर चुकाने के लिए अपने को क्या समझना जरूरी है, ये चालू वर्ष की आय क्या होती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चालू वर्ष की आय किसको बोलते हैं। अब देखिए जो एडवांस टैक्स होता है, अग्रिम कर होता है, किसी वित्तीय वर्ष के करदाता को अपनी क्या है, कुल आय पर क्या करना पड़ता है,
चुकाना पड़ता है, कुल आय पर चुकाना पड़ता है, जिस पर वित्तीय वर्ष के ठीक आने वाले कर निर्धारण वर्ष पर क्या होता है, कर लगेगा। इसी को बोलते हैं करेंट इनकम। करेंट इनकम मतलब कि चालू वर्ष की आय, मतलब कि जैसे आपने जो है आय कमाया, जैसे ही आपकी कुल आय हुई तो उस पर आने वाले जो कर निर्धारण वर्ष है उसके पहले ही क्या कर दिया जाएगा, कर का भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखिए जो कर, एक व्यक्ति जो होता है उसको कर के रूप में जो है अग्रिम कर चुकाना पड़ता है, लेकिन जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अग्रिम कर चुकाना नहीं पड़ता। तो किनको अग्रिम कर चुकाना नहीं पड़ता, तो ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनको अग्रिम कर चुकाना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले वो जिनकी व्यापार पेशे से आय नहीं है, जिनकी व्यापार पेशे से आय नहीं है। देखिए अपने पास आय के कितने साधन हैं, 5 साधन है। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, फिर तीसरा साधन है व्यापार और पेशे से आय, चौथा साधन है दीर्घकालीन पूंजी लाभ जिसमें दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों आएगा, और पांचवा जो शीर्षक है अन्य साधनों से आय। तो जिनकी व्यापार पेशे से आय नहीं है, मतलब बचे हुए जो 4 सोर्सेज है उनसे आय है, तो उनको एडवांस टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिनकी व्यापार पेशे से आय है उन्हीं को चुकाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, तो इसका भी कारण आप जान लीजिए। देखिए क्योंकि पहला शीर्षक जो होता है वेतन से आय होता है, तो वेतन से तो गवर्नमेंट जो है वो उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर लेती है, इसलिए उनको जो है अग्रिम कर चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किनको, जिनकी वेतन से आय है उनको। उसके बाद देखिए दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय, तो उस पर भी क्या होती है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती हो जाती है। जो मैंने आपको 4 चीजें बताई आप उसको ध्यान में रखेंगे, टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स। तो टीडीएस जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर एडवांस टैक्स की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इसलिए जो है मकान संपत्ति से आय पर भी एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो बचा क्या, तीसरा व्यापार पेशे से आय। तो जिनकी व्यापार पेशे से आय है उनको एडवांस टैक्स चुकाना क्या है, जरूरी है। इसके बाद 4th शीर्षक होता है, वो क्या होता है, पूंजी लाभ। अब देखिए पूंजी लाभ जो होता है वो कौन सी आय होती है, आकस्मिक आय होती है, या फिर अपने को पता नहीं होता है कि पूंजी लाभ होगा, जब अपन प्रॉपर्टी बेचेंगे तभी तो अपने को क्या होगा, पूंजी लाभ होगा। तो इसलिए भी उस पर भी एडवांस टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होती, और उस पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती होती है, जिसको अपन टीडीएस बोलते हैं। इसके बाद देखिए 5वां शीर्षक आता है आय का अन्य साधनों से आय। तो उस पर भी क्या होता है, टीडीएस काटा जाता है, जैसे ब्याज है और अन्य घुड़दौड़ है, लॉटरी से आय है, ताश के खेल है, क्रॉसवर्ड पजिल है, ये सारे साधनों पर जो है टीडीएस काटा जाता है, इसलिए उस पर भी एडवांस टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसमें पॉइंट दिया गया है, जिनकी व्यापार पेशे से आय नहीं है उनको जो है एडवांस टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो है, उनकी आयु गत वर्ष में कभी भी 60 वर्ष या अधिक है, जिनकी आयु मतलब जो क्या है, सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको भी एडवांस टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये 2 शर्तें ऐसी है जिस कंडीशन में जो है एडवांस टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो भारत का निवासी हो उसे ही क्या है, एडवांस टैक्स चुकाना पड़ता है। किसे, जो भारत का निवासी हो। तो 2 शर्तें हैं जिसमें क्या है, उनको एडवांस टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तो जिनकी व्यापार पेशे से आय नहीं है वो, और दूसरी जिनकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष से अधिक
है उन्हें भी एडवांस टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, अब देखते हैं ये जो एडवांस टैक्स है उसका दायित्व कब उत्पन्न होता है। ये जो दो शर्तें मैंने बताई उसकी धारा थी 207 धारा के अंतर्गत। अब देखते हैं कि उनका दायित्व जो है ये है धारा 208। उनका दायित्व कब उत्पन्न होता है एडवांस टैक्स चुकाने में, जब किसी वित्तीय वर्ष में मीन्स की फाइनेंशियल ईयर या गत वर्ष बोलेंगे, गत वर्ष में यदि करदाता की कुल आय, यदि करदाता का कर 10,000 रुपए, यदि करदाता का जो कर है वो 10,000 रुपए या इससे अधिक आ रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ये है धारा 208 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में यदि करदाता का कर 10,000 रुपए से अधिक आता है तो उसे अग्रिम कर क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। धारा 208 है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो अग्रिम कर होती है उसकी गणना कैसे की जाती है। ये जो अग्रिम कर है उसकी गणना करने के लिए सबसे पहले करदाता के द्वारा किसकी गणना की जाएगी, कर की गणना की जाएगी। करदाता द्वारा कर की गणना। अब करदाता के द्वारा कर की गणना कैसे की जाएगी, तो आप सभी जानते हैं कि कर की गणना कैसे करनी है। सबसे पहले उनकी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, अनुमानित कुल आय। देखिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया है, अनुमानित कुल आय। यहाँ पर जो है करदाता की अनुमानित कुल आय की गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि जो साल भर में उन्होंने कितना कमाया है वो क्या होगा, एक एस्टिमेटेड होगा। क्योंकि जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हो जाता है तब तक अपने को उनकी सही वास्तविक कुल आय की गणना नहीं की जा सकती। तो इसलिए उनको अपनी जो है आय को एक अनुमान लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो अनुमान लगाया जाएगा वो किस आधार पर लगाया जाता है, तो जो अनुमान लगाया जाता है वो उनके जो है पुराने वर्षों में जो कमाई हुई आय है, कुल आय, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि यदि पिछले वर्ष में जो आय मान लो किसी व्यक्ति की 5 लाख हुई है तो ये माना जाएगा कि लगभग इस वर्ष में भी जो है आय 5 लाख से जो है 5 लाख तो होगी, क्योंकि आय तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, बढ़ते जाती है। कभी आय कम भी होती है, ये एक अपवाद है, लेकिन जो है ये मानते हैं कि आय जो है बढ़ती ही जाती है। तो ये मान सकते हैं कि अगर पिछले वर्ष उनकी आय 5 लाख थी तो हो सकता है इस साल 5.5 लाख हो या 6 लाख हो। तो इस तरीके से आय को क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर अनुमानित वर्ड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर अनुमानित क्या है, कुल आय की गणना की जाएगी। अब कुल आय की गणना करके क्या किया जाएगा, कुल आय तो जानते हैं 5 साधनों से आए है ना, उसमें सकल कुल आय में 80C से 80Q की कटौती हम माइनस करेंगे तो आएगा कुल आय। अब इस आय पर जो है जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस पर जो है अग्रिम कर के लिए निर्धारित दरों से क्या है, कर की गणना की जाएगी। पहले आय की गणना की जाएगी, उस पर किसकी गणना की जाएगी, कर की गणना। आय की गणना करने के बाद कर की गणना की जाएगी, और कर की गणना करने में जो अधिभार है प्लस 4% शिक्षा उपकर है, जो अपन जिस तरीके से देय कर की गणना करते हैं उस कर की गणना जो है की जाएगी। अब देय कर की गणना करने के बाद अगर उनका जो है उद्गम स्थान पर कर की कटौती हुआ है,
अगर टीडीएस भी कटा है, उद्गम स्थान पर कर भी कटौती भी हुई है, तो वो क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अब उद्गम स्थान पर जो है कर की कटौती माइनस करने के बाद जो राशि बचेगी, अगर वो 10,000 रुपए से अधिक है, टीडीएस घटाने के बाद जो राशि बचेगी और वो 10,000 रुपए से क्या है, अधिक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित दरों पर अग्रिम कर जो है वो चुकाना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसी कंडीशन में यदि करदाता की कृषि आय भी है, ये तो कुल है कि करदाता की गणना करें, साथ ही अगर उसकी कृषि आय है, यदि करदाता की कृषि आय भी है और कृषि आय जो है 5,000 रुपए से अधिक है, तो उनके कुल आय में क्या है, कृषि आय को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और जोड़ते हुए जो है कर की गणना जो है की जाएगी। ये कृषि आय को जोड़ करके कैसे कर की गणना करनी है, ये आपको मैंने पहले के अध्याय में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज बता देती हूँ कि कैसे कृषि आय पर जोड़कर कर की गणना की जाएगी। तो देखिए, पहले क्या है, उस व्यक्ति की जो है कुल आय की गणना जैसे करते हैं वो करेंगे, प्लस उसमें क्या किया जाएगा, कृषि आय जोड़ा जाएगा। कृषि आय को जोड़ने के बाद जो है उस पर कर की गणना की जाएगी। कुल आय प्लस कृषि आय जोड़ करके जो उनकी एग्रीगेट आय बनेगी, जो उनकी एग्रीगेट इनकम बनेगी, उस पर क्या किया जाएगा, कर की गणना की जाएगी। अब जो स्लैब है, उस स्लैब के आधार पर क्या करेंगे, कर की गणना करेंगे। जैसे 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर पर 30%। यहाँ तक आप कर की गणना करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे कृषि आय पर छूट। कृषि आय पर छूट। अब ये जो कृषि आय पर छूट है वो कितना देना है, तो उसकी सीमा है कृषि आय पर प्लस कर मुक्त सीमा। पर कर की गणना, जो कर की गणना करने से जो राशि आएगी वही कृषि आय पर छूट कहलाएगा। क्या कहा मैंने, कृषि आय प्लस कर मुक्त सीमा। जितनी कृषि आय है, माना कि उस व्यक्ति की कृषि आय 1 लाख रुपए है और जैसे कि कर मुक्त सीमा कितना है, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा, 3.5 लाख। अभी 3.5 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फिर से अपन 2.5 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो कर मुक्त है। 2.5 लाख बचेगा कितना, 1 लाख ही बचेगा। 1 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा। अब ये जो 5,000 बचा है वही क्या होगा, छूट के रूप में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो स्टूडेंट, कृषि आय पर जो है कर की गणना करना आपको आता है, फिर भी मैंने आज आपको बता दिया है कि कैसे क्या है कृषि आय पर छूट मिलेगी। अब ये कृषि आय पर छूट घटाने के बाद जो आय बचेगी उस पर यदि अधिभार है तो अधिभार लगाया जाएगा, प्लस 4% शिक्षा ऊपर क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो उसको जोड़ने से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका अग्रिम कर। और यदि उद्गम स्थान पर कर की कटौती हुई है तो वो उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो शुद्ध कर दायित्व बनेगा वही क्या कहलाएगा, देय आय कर। अब देखिए, जो कर निर्धारण अधिकारी है वो किस तरीके से कर की गणना करेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना, जैसे यदि करदाता जो है नियमित कर निर्धारण जो है पहले कभी मान लो चुकाया हो तो, और उसे अग्रिम कर उन्होंने नहीं चुकाया है,
तो कर निर्धारण अधिकारी क्या बोलेगा कि भाई आप तो रेगुलर असेसमेंट चुका रहे हो लेकिन आपने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है, तो जो कर निर्धारण अधिकारी है वो क्या करेगा, अग्रिम कर चुकाने का क्या करेगा, आदेश देगा। तो ऐसा आदेश जो है गत वर्ष में जो है 1 मार्च से पहले ही उनको क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। अब कर निर्धारण अधिकारी है वो भी यही मान लो आय अधिक होती है तो उस पर कर की गणना करके अग्रिम कर चुकाने का आदेश देगा। तो उनका जो सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत निर्धारित कुल आय, जैसे अपन ने क्या किया अभी, संभावित कुल आय लिया, और जो अधिकारी होगा वो नियमित कर निर्धारण के आधार पर क्या करेगा, उनकी कुल आय। जो संभावित कुल आय है उसकी गणना की जाएगी, और उसके बाद जो है यदि करदाता ने आय का विवरण दाखिल किया है और उसे कुल आय के रूप में दिखाई है तो वो भी आय उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताती हूँ आपको, एक व्यक्ति ने क्या किया है, कर निर्धारण वर्ष जैसे 18-19 के लिए उन्होंने अपनी आय जो है 5.5 लाख रुपए निर्धारित की। अब कर निर्धारण ने जो विवरण दाखिल किया उसमें कुल आय कितना हो रहा है, मान लो 6 लाख रुपए, क्योंकि करदाता ने क्या किया है, अपनी आय को छुपाया है। तो जिसका निर्धारण अधिकारी द्वारा ये किया गया है, जिसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है, मतलब बचा कितना, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो उस पर उनको क्या करना पड़ेगा, अग्रिम कर चुकाना पड़ेगा। अब यदि जो है कर निर्धारण अधिकारी किसी करदाता को अग्रिम कर चुकाने का आदेश देता है तो इसमें कर चुकाने की किस्तों का भी उनको क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा कि किस किस किस्तों के आधार पर जो है उनको कर चुकाना है। तो जो है कर निर्धारण अधिकारी जो आदेश देता है वो उनको क्या करना है, 1 मार्च के पहले ये आदेश दिया जाना चाहिए। तो उस गत वर्ष के बाद में अपनी आय का विवरण दाखिल कर देता है तो बाद के कर निर्धारण वर्ष में इसका क्या हो जाता है, कुल आय की गणना कर दी जाएगी, जिस पर गत वर्ष में क्या है, कुल आय के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिया था। तो कर निर्धारण अधिकारी जो है उनको संशोधित करके आदेश देगा कि आप क्या करिए, अग्रिम करके शेष किस्तों का भी क्या करिए, भुगतान करिए। और यदि वह व्यक्ति जो है कर निर्धारण अधिकारी ने अग्रिम कर चुकाने का आदेश दिया है और ये समझता है कि उन्होंने अपनी अनुमान के आधार पर जो है चालू हुआ आय पर देय अग्रिम कर की राशि आदेश में दी गई राशि से कम है, तो वो इसकी सूचना क्या करेगा, कर निर्धारण अधिकारी को भेजेगा और अपने अनुमान के आधार पर जो है अग्रिम कर चुकाएगा। अब ये जो कर निर्धारण अधिकारी है वो अग्रिम कर चुकाने का भी आदेश दे सकता है यदि वो समझता है कि जो चालू आय है उस पर जो अग्रिम कर की राशि का जो उन्होंने आदेश दिया था वो अधिक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अधिक राशि भी चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, करदाता को कर निर्धारण अधिकारी को क्या करना है, संतुष्ट करना है कि उन्होंने जो है अपनी किसी प्रकार की आय को नहीं छुपाया है और अपनी आय का अनुमान लगाकर ही उन्होंने जो है अग्रिम कर का भुगतान किया था। यदि वो कर निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट कर देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखते हैं कि यदि जो है करदाता को बीच में जो है पूंजीगत लाभ या किसी प्रकार की आकस्मिक आय हो जाती है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, उनको कर का भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आकस्मिक आय होती है ना, जो आकस्मिक आय होती है या पूंजी लाभ होता है, ये दोनों क्या होता है, इसका अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है। क्योंकि कभी कभी जो आकस्मिक आय होते हैं वो अचानक होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, लॉटरी ले लिया या वो ताश के खेल में जीत गया या घुड़दौड़ में जीत गया, तो ये आय का उन्होंने पहले अनुमान लगाया था क्या होगा करके, नहीं लगाया था, लेकिन अचानक से उसको क्या होता है, ये लाभ होता है। तो जिस टाइम पे उनको ये लाभ होता है तो उस टाइम उनको क्या करना पड़ेगा, उस आय को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और उस पर फिर से अग्रिम कर की राशि की गणना उनको करनी पड़ेगी और वहां पर किस्तों का भुगतान उनको करना पड़ेगा। उसी तरीके से पूंजी लाभ भी होता है, क्योंकि पूंजी लाभ वो संपत्ति बेचेगा तब तो उसको पूंजी लाभ प्राप्त होगा, उसका भी अनुमान लगाना उसके हाथ की बात
नहीं है। तो इसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है अगर पूंजी लाभ होता है तो मान लो उन्होंने पहले की किस्तों में तो अपना जो है कर का भुगतान कर दिया, लेकिन बाद की किस्तों का जब उसको भुगतान करना है तो जो है पूंजी लाभ की आय को भी उनको क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, कर की गणना करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही वो है देय राशि पर क्या है किस्तों का भुगतान करेगा। और ये जो गत वर्ष में जो है 15 मार्च के पश्चात होती है तो उसको इसका भुगतान कब तक करना पड़ेगा, 31 मार्च तक उनको क्या करना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। उस गत वर्ष के 31 मार्च तक उसका क्या हो जाना चाहिए, भुगतान हो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के प्रावधानों के अनुसार उन्होंने अग्रिम कर नहीं चुकाया है तो उनको क्या देना पड़ेगा, उस राशि पर ब्याज देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने जो आपको बताया वो था अपना अग्रिम कर क्या होता है, किस पर अग्रिम कर चुकाया जाता है, अग्रिम कर की गणना कैसे करनी है वो मैंने बताया। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे कि जो अग्रिम कर चुकाया जाता है उनकी किस्तें कैसे बनती है और कौन से डेट तक अपने को अग्रिम कर चुकाना है। सो आज का जो लेक्चर था वो अग्रिम कर पर था। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं क्लियर कर दूं। सो थैंक यू स्टूडेंट।